Mazda का शेयर ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और 2 मिनट वेट करते हैं, और कुछ बच्चे नहीं आए हुए थे तो स्टार्ट करते, ठीक है। और कोई भी डाउट है फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, प्लीज पूछना स्टार्ट करो। नो सर, प्रीवियस क्लास से डाउट नहीं है सर। आज का पेपर किसने बनाया था इस बार का? हाँ, क्या बोलो सौम्य, बताओ। सर लास्ट क्लास से प्रॉब्लम नहीं है, पर सर इस बार का पेपर किसने बनाया था?
क्या हो गया बॉन्ड में? नहीं सर, हार्ड नहीं था, तो बहुत सारा वो था, स्टोइकोमेट्री से क्वेश्चन था, उस सबसे था, इसलिए कर पूछ पाएगी रहा नहीं कर मैक्सिमम। यस सर, अच्छा गया, केमिस्ट्री का इस बार पाएगी? अच्छा गया। वेरी गुड। ओके, लास्ट क्लास हमने सोमे देखो तो लास्ट क्लास मैंने कहाँ तक छोड़ा था, किस पॉइंट पे छोड़ा था, मुझे इससे इसका चेक पॉइंट कर बताओ। रहा। हाँ चेक करो एक बार, जल्दी से बताओ। सर आपने आयोनिक बॉन्ड के कंडीशंस बताए थे। ओके, तो लास्ट क्लास में कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड डिस्कस करें। ये DDLT गेमिंग कौन था जो लेफ्ट हो गया, अभी आया था अंदर में, कोई जानते हो किसी को DDLT गेमिंग? सर वो गलत ईमेल से आ गया था सर, इसीलिए लेफ्ट हो गलत क्या? गया था गलत? सर, ईमेल से। ईमेल ईमेल ओके, कौन था वो, तुम थे क्या? सर मी संदीप। और संदीप है, ठीक है। ठीक है चलो, तो होपफुली सब लोग आ गए, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो लास्ट क्लास हमने देखा था, कोई एक दो बच्चा मुझे लग रहा है अभी तक आया नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो लास्ट क्लास हमने देखा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में देखा था कि कंडीशन फॉर द आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। तो आयोनिक बॉन्ड का कंडीशन मैंने तुम लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है लास्ट क्लास में कि कौन से कंडीशन में आयोनिक बॉन्ड बनता है और कैसे कैसे बनता है, वो हमारा होपफुली तुम लोग का सबका क्लियर हो चुका होगा, राइट। तो आज हम बात करेंगे इसके आगे, और बात करेंगे कि आयोनिक जो बॉन्ड बनता है, तो आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, कैसे एक आयोनिक बॉन्ड को पहचाना जाएगा, कैसे एक आयोनिक बॉन्ड को जाना जाएगा, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड के बारे में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम लोग को बताना चाहता हूँ, वो ये है, देखो थोड़ा याद करो यहाँ पे। मैंने तुम लोग को बताया था बॉन्ड एनर्जी के बारे में, क्या तुम लोग को याद है? मैंने बताया था कि बॉन्ड एनर्जी का मतलब वो एनर्जी होता है जो बॉन्ड को क्या करने का काम आता है, ब्रेक डाउन करने का तोड़ने काम, में क्या काम काम आता है, ब्रेक डाउन करने का काम आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। आई थिंक ये तुम लोगों को क्लियर होगा, राइट। अब देखो, जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो बेसिकली हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। जब भी हमारे पास कोई कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम लोग यूज करते हैं बॉन्ड एनर्जी। समझ में आ रहा है? सिंपल सा बात है, कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी लगाना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। किसके लिए? कोवलेंट बॉन्ड के लिए। लेकिन अब मान लो कि वो एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड में ना होकर आयोनिक बॉन्ड में हो जाए, तो क्या होगा? तो आयोनिक बॉन्ड के लिए थोड़ा सा बात अलग हो जाता है, थोड़ा केस अलग हो जाता है। वो केस क्या होता है, बात क्या होता है, बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि आयोनिक बॉन्ड के लिए हमारे पास एक एनर्जी होता है जिसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, बता बेटा? लैटिस एनर्जी। देखो, जैसे कि मैंने बताया कि बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने का एनर्जी। इन द सेम वे ये लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है कि लैटिस को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले हमको ये समझना होगा कि लैटिस का मतलब क्या है। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस? किसी को कोई आइडिया है तो बताओ, नहीं है तो भी कोई नो सर, कोई आइडिया नहीं। प्रॉब्लम। बोलो, कोई भी आइडिया किसी को लैटिस के बारे में तो प्लीज बताओ। नो सर, कोई आइडिया नहीं है। नो सर। बताओ। मैंने तुम लोगों को क्या बताया, मैंने ये पहले ही बोला था कि लैटिस एनर्जी एप्लीकेबल होता है आयोनिक बॉन्ड के लिए, और बॉन्ड एनर्जी एप्लीकेबल होता है कोवलेंट बॉन्ड के लिए। तो जब हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी का, तो ये बात समझना कि जब भी हमारे पास कोई एक कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा, तो आयोनिक बॉन्ड के अंदर खास बात ये होता है कि आयोनिक बॉन्ड कंटेन टू थिंग्स। एक आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या होगा, कैटायन होगा, और दूसरा आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या होगा, एनायन। तो कैटायन जो होता है वो बेसिकली कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
और एनायन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी एक कैटायन और एनायन को सामने रख दोगे तो उनके बीच में क्या होगा, एक एट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या करता है, काम करता है। कैसे, एग्जांपल दूंगा। मान लो बात करता हूं यहाँ पे NaCl, तो अगर मैं NaCl का एग्जांपल लेके बात करूं तो पहले समझो कि लैटिस किसको बोला जाता है। तो लैटिस का मतलब क्या होगा कि मान लो ये Na जो है वो Na+ में कन्वर्ट होगा, फिर Cl-, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na+। ये देखो, तो पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, इसके नीचे फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर इसके नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये है ना। तो ऐसे करके जो सेटअप रेडी होता है एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक लैटिस। यानी कि ये ओवरऑल क्या बन गया, एक लैटिस बन गया। क्या बन गया बताओ, लैटिस। अब क्योंकि हमने पहले ही बात किया लैटिस एनर्जी के बारे में, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये जो लैटिस यहाँ पे बन के तैयार हो गया, जहां पे पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी हमको चाहिए होगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। और यहाँ पे और एक बात तुमको समझना है, वो ये है कि लैटिस एनर्जी जो होगा ना, लैटिस एनर्जी, ये जो एनर्जी होगा, जो लैटिस एनर्जी होगा, वो क्या करेगा, वो डिसाइड करता है बॉन्ड का स्ट्रेंथ को। क्या डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ को, कि कोई एक बॉन्ड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या जो बॉन्ड बनने वाला है वो कितना वीक बॉन्ड बनने वाला है, कितना स्टेबल बॉन्ड बनने वाला है। वो बॉन्ड को कौन डिसाइड करेगा, तो बॉन्ड को डिसाइड करेगा हमारा लैटिस एनर्जी। यानी अगर ये लैटिस का, इस लैटिस को ब्रेक डाउन करने के लिए अगर हमको बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, तो समझ जाना कि वो जो बॉन्ड, यानी वो जो आयोनिक बॉन्ड बना होगा, उस आयोनिक बॉन्ड का स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगा, उस आयोनिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही क्या होगा, ज्यादा होगा। इज इट क्लियर, नॉट क्लियर? सर सब समझ में आएगी सर, पर आपने इसको ऐसे अरेंज क्यों किया है? इसी को लैटिस बोलते हैं बेटा, इसी को लैटिस बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला, जब एक आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, तो आयोनिक बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, आयोनिक बॉन्ड बनने से क्या होता है, अगर अच्छा सर, मतलब आपने ये Na के इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं यहाँ पे एक तरीके से? लिखा है इलेक्ट्रॉन का, ये Na+ है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, Na कैटायन के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा? सर पर यहाँ पे तो अपने पास एक ही Na है ना, तो आपने इतने सारे क्यों लिख दिए? देखो बेसिकली क्या होता है ना, जब हम किसी कंपाउंड का बात करते हैं तो हम ऐसे एक एटम को डिफाइन नहीं करते, उस Na के अंदर बहुत सारा एटम प्रेजेंट होता है। तुमको मैंने क्या पढ़ाया था सर Na नंबर ऑफ एटम्स, Na नंबर ऑफ एटम्स, सर Na नंबर ऑफ एटम्स, एनी नंबर ऑफ एटम्स। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में क्या पढ़ाया है कि जब एक एलिमेंट बनता है तो वो बहुत सारा सेम टाइप का एटम से मिलकर बनता है, तो दीज आर द सेम टाइप ऑफ एटम, NaCl, ये बहुत सारा और भी कंटिन्यू होगा, ऐसा नहीं है, और भी बनेगा, बहुत बनेगा, ये अनकाउंटेबल है, इन्फिनिटी है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है ना। तो बेसिकली दिखाता है इसको, NaCl को दिखाता है। ठीक है, अब बात को ये समझ रहा कि NaCl मान लो हमारे यहाँ पे बन गया, तो इस लैटिस, इसको बोलते हैं लैटिस, ये अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, लैटिस बोलेंगे। और तुमको ये बात बिल्कुल समझना चाहिए और जानना चाहिए कि कभी भी हमारे पास मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करता है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो अगर तुमको ये क्वेश्चन पूछा जाए एमसीक्यू के अंदर कि बताओ एक कैटायन और एक एनायन के बीच में, सर हाँ बोलो। सर इस अरेंजमेंट को लैटिस बोलते हैं, एंड लैटिस एनर्जी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए बोलते हैं। एग्जैक्टली, परफेक्ट परफेक्ट। इस अरेंजमेंट को लैटिस बोलते हैं, और ये अरेंजमेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी लगाना पड़ेगा उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, और लैटिस एनर्जी क्या, हाँ बोलो आगे बोलो। तो ये सिर्फ आयनिक बॉन्ड में ही होता है? एग्जैक्टली, परफेक्ट। ये सिर्फ आयोनिक बॉन्ड में होता है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में ही बॉन्ड बनने के बाद कोई एक एटम कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और कोई दूसरा एटम जो है वो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड का स्टेबिलिटी होता है, जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड के एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पे लैटिस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है,
Okay, sir. कोवलेंट बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म लैटिस, बट आयोनिक बॉन्ड कैन फॉर्म लैटिस। और जो आयोनिक बॉन्ड का जो लैटिस होता है वो बिल्कुल ऐसे बनता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव इन चार्ज को हमको क्या बोलते हैं, लैटिस। ओके, लास्ट क्लास में कोई नया लड़की आया था, क्या नाम था उसका? नाम सर बोलिए। मैं ही थी। कविता, हाँ यस वही बोला था, कविता। हाँ कविता, तुम ही हो ना? यही मैं सोचा कि आवाज अलग अलग क्यों लग रहा है मुझे। कभी तुम लास्ट क्लास सर जल्दी छोड़ के गए थे क्या? कुछ प्रॉब्लम हो गया था क्या? हाँ सर, क्योंकि मेरा कनेक्शन पोर दिखा रहा था, मैंने सर को स्क्रीनशॉट भी दिया था। तो ये बात सबको क्लियर होगी नहीं, बताओ? ठीक है। यस सर। यस सर। सर यहाँ पे तो हम लोग के पास Na1Cl1 था, तो सर अगर किसी के बीच में 2 आ गया तो उसका कुछ। बहुत अच्छा। मान लो तुम बोल रहे हो कि MgCl2, मान लो तुमको डाउट है कि सर यस सर, MgCl2। ऐसा ही। हाँ ठीक है। तो MgCl2 में क्या कुछ नहीं होगा, तो Mg जो बनेगा, मान लो जो Mg बनता है वो Mg क्या बनेगा, Mg2+ बनेगा, और Cl जो बनेगा Cl- बनेगा। अच्छा सर, तो मतलब ये जो ये पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं, यही होगा हमेशा। कभी ये मत ओके सोचना कि सर। पॉजिटिव पास आएगा, कभी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बोलो। ओके सर। समझा? यस सर। तो देखो, अब तुमको ये लगेगा, मैं तो बताना चाहता हूँ, एक बात समझना कि लैटिस एनर्जी से आपको क्या मालूम चले। तो पहला चीज तो ये है कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, दो चीज होगा। पहला होगा बॉन्ड एनर्जी। लैटिस एनर्जी का मतलब बॉन्ड एनर्जी, आयोनिक बॉन्ड के। तो लैटिस एनर्जी बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और साथ ही साथ ये स्टेबिलिटी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका स्टेबिलिटी का। तो यानी लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी, एंड बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। या फिर इसका आगे और समझो कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, एंड बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्लियर है? इसको लिख एक बार, फिर आगे बढ़ो। यानी कोई भी एक आयोनिक बॉन्ड, बात समझना, कोई भी एक आयोनिक बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, कितना स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, वो डिपेंड करेगा उस बॉन्ड का लैटिस एनर्जी के ऊपर। वापस से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी आयोनिक कंपाउंड कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, कितना स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, दैट विल ओनली डिपेंड ऑन द लैटिस एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ लैटिस एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड होगा, बाकी किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। अब तुम्हारे माइंड पे लिखते चलो, उसको भी लिखते, तुम्हारे माइंड पे एक क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आना चाहिए, अगर आया है तो अच्छा बात। क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि सर हमने समझ लिया कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, बट हमको ये कैसे मालूम चलेगा कि लैटिस एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? करेक्ट। सर मैं सोचा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ वही वही की बात है, हाँ वही बात है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे लैटिस एनर्जी को। सर कैसे मालूम चलेगा कि इस कंपाउंड का लैटिस एनर्जी ज्यादा है, उस कंपाउंड का लैटिस एनर्जी कम है, ये कैसे मालूम चलेगा मुझे? तो लैटिस एनर्जी भी बाकी और फैक्टर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। और फैक्टर्स क्या है बताऊंगा, पहले इसको लिखो एक बार, फिर हम लैटिस एनर्जी के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। ये लिख लिया तो बोलना प्लीज। बारिश आ रही है? अगर ये लिखिए तो प्लीज बोलना। यस सर। इमोन मुख्तार ज्वाइन नहीं किया क्या आज क्लास को? इमोन, इमोन तो है। मुख्तार, Yes, sir. Yes, मुख्तार, sir. Sorry for हाँ the miss. मुख्तार है, मुख्तार भी तो है। Yes, sir. Yes, ओके फाइन, sir. Yes, ठीक sir. है। सर ने मैसेज किया था ज्वाइन फास्ट, तो मैंने बोला कि क्या हो गया भाई? सर वो थोड़ा लेट हो गया था, वाईफाई कनेक्शन पोर था आज। हम्म। चलो आगे बढ़े। यस सर। ठीक,
तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा शायद, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि लैटिस एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बात करते हैं लैटिस एनर्जी के ऊपर, ठीक है। चलो, तो एक लाइन यहाँ पे लिख लो, तो एक लाइन को बताता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ लिखते चलो यहाँ पे, लिखो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, इन आयोनिक बॉन्ड, राइट डाउन, इन आयोनिक बॉन्ड, in ionic bond, each positive and negative ion, each positive and negative ion make, each positive and negative ion makes a strong packed structure, a strong packed structure which is called lattice, a strong packed structure which is called lattice, a strong packed structure which is called lattice, which is called lattice, which is called क्या? Lattice. And the energy is called, and sorry, not energy, and to break down this, and to break down this lattice, and to break down this lattice, the energy required is called lattice energy. And to break down this lattice, the energy required is called lattice energy. And to break down this lattice, the energy required is called lattice energy. And the energy is required is called lattice energy. क्लियर है, क्लियर नहीं है? सर एक बार फिर से बोल दीजिए। बता रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से बताना मुझे बताओ, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा सर, बहुत जोर से बारिश आ रहा है। सर मैं स्टार्टिंग में ही थोड़ा पीछे हो गया था। ठीक है, वापस से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने बोला कि इन आयोनिक बॉन्ड, in ionic bond, each positive and negative ion, each positive and negative ion will make, each positive and negative ion will make a strong and packed structure, a strong and packed structure that is called a lattice, that is called a lattice, ठीक है। And to break down, and to break down, and to break down this lattice, and to break down this lattice, and to break down this lattice is called lattice energy. And to break down this lattice is called lattice energy. ठीक है। अब आगे एक लाइन थोड़ा लिख दो, आगे यहाँ पे लाइन थोड़ा लिख दो, there should be high lattice energy, एक लाइन लिखो, there should be high lattice energy between the cation and anion, there should be a high lattice energy between the cation and anion, which indicate the highly stability, which indicates the highly stability of the compound, which indicates the highly stability of the compound, which indicates क्या? Highly stability of the compound. तो जो मैंने बताया वही मैंने यहाँ पे दिखाया भी तुम लोगों को, कि अगर तुम किसी बॉन्ड का, किसी भी आयोनिक बॉन्ड का स्टेबिलिटी देखना चाहते हो तो तुमको देखना पड़ेगा कि उसका लैटिस एनर्जी कितना ज्यादा है। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा? कम। सिंपल लॉजिक, क्लियर है बात? ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी के ऊपर, कि लैटिस एनर्जी किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्लीज गिव द हेडिंग, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटिस। सर हाँ बोलो। सर बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने क्या बताया तुमको कि बॉन्ड एनर्जी जो होता है बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने का एनर्जी, लेकिन बॉन्ड एनर्जी एप्लीकेबल होता है कोवलेंट बॉन्ड में। और वहीं पे अगर एक आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है तो आयोनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे टर्म बॉन्ड एनर्जी के जगह पे
हम यूज करते हैं कौन सा टर्म को, हम यूज करते हैं यहाँ पे लैटिस एनर्जी को। तो दोनों सेम चीज है। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। दोनों सेम चीज है, बोलने का तरीका अलग अलग है। कोवलेंट बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, और आयोनिक बॉन्ड होगा तो लैटिस एनर्जी बोलेंगे। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके सर। है ना। चलो, तो फैक्टर कौन सा फैक्टर है जो लैटिस एनर्जी को इफेक्ट कर सकता है? तो पहला जो फैक्टर होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? वैल्यू। तो चार्ज का वैल्यू कितना है वो बोला गया है। ठीक है, अब इट कैन बी आइदर पॉजिटिव चार्ज और इट कैन बी नेगेटिव चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चार्ज हो चलेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज भी है तब भी चलेगा, नेगेटिव है तब भी चलेगा। तो क्या बोलना चाह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी का। किसका बेटा बताओ? लैटिस एनर्जी का। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो मैं एग्जांपल देता हूं तो शायद ये और क्लियर होगा। मान लो बात करते हैं NaCl का, बात करते हैं यहाँ पे MgCl2 का, और बात करते हैं यहाँ पे AlCl3 का। क्या तुम देख के मुझे बता पाओगे क्या इन तीनों कंपाउंड में, ये तीनों का तीनों जो कंपाउंड है वो क्या कंपाउंड? ये तीनों जो मॉलिक्यूल है कंपाउंड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। तुमको ये बताना है कि इन तीनों में किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। कैसे बताएंगे बताओ? तो जिसका, उसी का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है बात। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है? NaCl, जहाँ पे Na के पास क्या होता है? Na प्लस और Cl माइनस। MgCl2 में क्या होगा? Mg के पास प्रेजेंट होगा Mg2 प्लस, और Cl के ऊपर क्या होगा? Cl माइनस। AlCl3 में क्या होगा? यहाँ पे होगा Al के पास 3 प्लस और Cl के ऊपर कितना आएगा? माइनस। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे भी क्लोरीन के ऊपर क्या है? -1। यहाँ पे भी क्लोरीन के ऊपर क्या है? -1। और यहाँ पे भी क्लोरीन के ऊपर क्या है? -1। तो तीनों जगह पे क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज प्रेजेंट है। तो हम लोग किसको देखेंगे? चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो वी हैव टू सी द पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज सबसे बड़ा किसके पास है? सर एल्यूमिनियम, Al के पास, Al। Al के पास। तो Al के पास अगर सबसे बड़ा चार्ज होगा, तो सबसे बड़ा चार्ज का वैल्यू होगा, तो वी कैन से कि AlCl3 इज मोर। ये देखो, तो इसका जो लैटिस एनर्जी होगा AlCl3 का सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा MgCl2, और फिर कौन आएगा? NaCl। क्या तो बात क्लियर मतलब है? इन तीनों के कंपेयर में AlCl3 ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, कंपेयर में करेक्ट। जब भी हम बात करेंगे तो कंपैरिजन का ही बात करेंगे, कंपेयर करके ही देखना होगा, विदाउट कंपेयरिंग हम नहीं देख सकते। क्लियर? सर अभी जैसे आपने किया कि पहले सारा नेगेटिव चार्ज देगा, तो सर उस हिसाब से हम लोग को भी पहले सारा नेगेटिव चार्ज देखना है। नहीं, वो डिपेंड करेगा ना। जैसे यहाँ पे था सारा नेगेटिव चार्ज, अब किसी क्वेश्चन में उल्टा हो जाएगा, सारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज अलग अलग होगा, तो क्या करोगे? चलो एग्जांपल दिखा दो, क्लियर होगा। सर वो नहीं बोल रहा मैं बोल रहा जैसे आपने पहले नेगेटिव चार्ज को कंपेयर किया, सेम था, तो सर उस हिसाब से हम लोग को सबसे पहले नेगेटिव चार्ज को कंपेयर करना है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, डिपेंड करेगा ना बेटा। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो समझो, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बताना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हर जगह, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे ये बताओ इन तीनों में, ये इन तीनों में कौन बराबर है? इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है मुझे बताओ तो एक बार। सर सब में Cl में एक नेगेटिव है। हाँ, वेरी गुड। सब में सिमिलरिटी ये है कि Cl नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये सिमिलरिटी हो गया। अगर ये सिमिलरिटी हो गया तो हम लोग क्या देखेंगे? इसको देख के तो फायदा नहीं है, सिमिलर है, तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज? तो चार्ज किसका ज्यादा होगा कैसे मालूम चलेगा? तो मालूम चलेगा बाय द कैटायन Na+, Mg2+, Al3+। तो इनको देखेंगे, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इनका लैटिस एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब क्लियर है? यस सर। पूछो। सर अगर दोनों का चार्ज इक्वल हुआ तो?
ऐसा नहीं होगा ना, कोई ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं है, कौन सा बताओ तो मुझे एग्जाम्पल कौन सा होगा ऐसा। ठीक है, और एक तरीका हमारे पास है, चलो ठीक। इसने बोला कि सर अगर दोनों का चार्ज हर जगह इक्वल है तो क्या करोगे। ऐसा केस बहुत कम होता है, बट मान लो ऐसा हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है ना हमारे पास, ये देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा बेटा साइज ऑफ द कैटायन। क्या होगा, साइज ऑफ द कैटायन। जब भी तुम चाहते हो लैटिस एनर्जी को देखना, तो तुम देखोगे साइज ऑफ द कैटायन को, कि कैटायन का जो साइज होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइज ऑफ द कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। क्या होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। जितना ज्यादा साइज उतना छोटा उतना कम लैटिस एनर्जी। इसका ओनली कैटायन का, इसका देखेंगे बेटा ओनली कैटायन का, बाकी को मत देखना। एग्जाम्पल दिखाता हूं, बहुत सा क्वेश्चन पूछा इसमें, एग्जाम्पल ले लो। चलो बात करते हैं NaF का, बात करते हैं KF का, ये NaCl कर देंगे तो बेटर होगा। बात करते हैं NaCl का, बात करते हैं KCl का, और बात करते हैं यहाँ पे RbCl का। चलो, तो ये तीन हमारे पास मॉलिक्यूल मैंने ले लिया। अब जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा था वो मुझे बताओ जरा एक बार, कि यहाँ पे NaCl हो, KCl हो, RbCl हो, Na के पास क्या चार्ज होगा, +1। Cl के पास क्या चार्ज होगा, -1। K के पास क्या चार्ज होगा, +1। Cl के पास क्या होगा, -1। Rb के पास क्या होगा, +1। Cl के पास क्या होगा, -1। तो यहाँ पे सबके पास क्या है, बराबर बराबर चार्ज है। तो अगर इनके पास बराबर चार्ज है तो क्या मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज देख सकता हूँ क्या, कि नहीं देख सकता। नो सर। नहीं देख सकता, तो मुझे क्या देखना होगा, तो क्योंकि मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज नहीं देख सकता, तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा कंडीशन काम आएगा, सेकंड कंडीशन काम आएगा, साइज ऑफ द कैटायन। जितना बड़ा साइज उतना कम लैटिस एनर्जी, जितना छोटा साइज उतना ज्यादा क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगा। सिंपल लॉजिक है। साइज ऑफ द कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैटिस एनर्जी। जितना छोटा साइज उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी, जितना बड़ा साइज उतना कम लैटिस एनर्जी होगा। तो इसका मतलब इन तीनों में ध्यान से देखो, कैटायन कौन है, तो Na कैटायन है, K है और Rb है। और हमको पता है कि इनका साइज जो होता है डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है Rb, फिर है K, फिर है Na। सबसे बड़ा Rb है और सबसे छोटा कौन है, Na है। तो सबसे छोटा होगा साइज कैटायन का, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसका लैटिस एनर्जी होगा। तो इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो NaCl का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा इन कंपेयर टू द क्या, RbCl। क्लियर है, क्लियर नहीं, और कोई तरीका। यस सर, क्लियर है। निकलो जल्दी सर से। हाँ पूछो। सर हमेशा मतलब कंपेयर करने देगा बहुत सारे हाँ एटम्स के, कंपेयर कंपेयर कंपेयर, मेरे तुम कैसे मतलब निकालोगे ऐसे बताओ। सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा किसी एक के बारे में। सिंगल तुम कैसे निकालोगे, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि तुम ज्यादा मोटा कि मैं ज्यादा मोटा, सॉरी मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं खाली समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम किसी भी इंसान को देख के ये नहीं बोलेंगे वो ज्यादा मोटा है पतला है, हम बोलेंगे उसके कंपेयर में ये मोटा, इससे कंपेयर में ये पतला, इससे कंपेयर में ये लंबा, उससे कंपेयर में वो छोटा। तो जब भी ये सब निकालेंगे तो कंपेरिजन में निकालेंगे। सिंगल का निकालोगे तो वो निकल ही नहीं पाएगा ना, कैसे निकालोगे बताओ। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यस सर। बिल्कुल।
सर लिख लिया। आगे देखिए, यस सर। सर मतलब आरबीसीएल को तोड़ने के लिए लेटिस एनर्जी ज्यादा लगेगा, कम लगेगा ना बेटा, कम कम लगेगा। इसका ज्यादा है ना। लैटिस एनर्जी ज्यादा क्या बोला, साइज ऑफ द कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। तो साइज जितना बढ़ेगा लैटिस एनर्जी कमेगा, जितना कम साइज होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। तो साइज कम किसका है, Na का है, इन कंपेयर टू K, इन कंपेयर टू Rb। तो जैसे जैसे तुम्हारा Na का साइज कम होगा, क्या साइज कम है, तो यानी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। और ज्यादा लैटिस एनर्जी तो तोड़ने के लिए तुमको यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा इन कंपेयर टू यहाँ पे। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. हम्म, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तुम लोग को मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है कि बारिश का आवाज सुनाई दे रहा है? बारिश बहुत जोर से दे रहा है यहाँ पे, तो मैं जोर से बात कर रहा हूँ, बट साउंड आ रहा होगा ना बाहर से, लग रहा है नहीं सर, बारिश का यस साउंड नहीं आ सर। रहा। आ रहा है क्या, आ रहा है तो मेरे को नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इसका स्पेलिंग देखना। किसी भी एक आयोनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो समझने का ट्राई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, उनका फीचर वो कैसा होगा, कैसे होगा, वो हम समझते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या क्या होता है। एक बात समझो पहले कि आयोनिक कंपाउंड किसको बोला जाएगा। तो आयोनिक कंपाउंड उस कंपाउंड को बोला जाएगा जो कंपाउंड में, इसको बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा जो कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड से मिलके बना हो। वापस रिपीट कर रहा हूं, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड उसको बोला जाएगा, वो कंपाउंड को बोला जाएगा जिस कंपाउंड के अंदर, जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड से मिलके मॉलिक्यूल बना हो, उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है ना? तो डाउट मत रखना कि आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड का पहला प्रॉपर्टीज क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पहला है कंडक्टेंस। इसको हम कंडक्टेंस बोल सकते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी? तो सिंपल लॉजिक है, कंडक्टेंस बोलो या कंडक्टिविटी बोलो, इसका मतलब होता है कि कंडक्ट करना। क्या कंडक्ट करना? तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का बात हो रहा है, इसका इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगा, कब होगा, वो समझने का ट्राई करते हैं। तो देखो, कोई भी दुनिया का कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, बट सिर्फ एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उसको हमेशा किन फॉर्म में होना पड़ेगा, या तो उसको होना पड़ेगा एक्वस फॉर्म में, क्या फॉर्म है बेटा, एक्वस फॉर्म में, या उसको होना पड़ेगा मोल्टेन फॉर्म में। क्या फॉर्म में, मोल्टेन। यानी अगर कोई हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है और वो आयोनिक कंपाउंड अगर एक्वस या मोल्टेन फॉर्म में होगा तभी वो कंपाउंड कंडक्टिविटी करेगा, अदरवाइज वो कंपाउंड कंडक्टिविटी नहीं करेगा। अगर कोई मेटल गैस के फॉर्म में है, कोई मेटल सॉलिड के फॉर्म में है, तो ये कभी भी कंडक्टिविटी नहीं करेगा। अगर एक्वस में है, मोल्टेन में है, तो वो कंडक्टिविटी को करेगा। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है पानी में मिला देना विद वाटर। जब भी कोई मेटल वाटर के साथ घुल मिल के बैठा हो, घुल चुका हो,
सॉल्यूशन बना चुका हो तो उसको बोलते हैं एक्वस। और मोल्टन का मतलब क्या होता है? पिघलाया हुआ फॉर्म, यानी कि सोडियम को या NaCl को तुमने अगर पिघला दिया तो पिघलाने के बाद जो लिक्विड बनेगा उसको बोलते हैं मोल्टन। बोलो क्लियर बात? ठीक है ना? तो ये Yes, बात sir. तो प्लीज Yes, समझ sir. लो। हमेशा लोग ये सोचते हैं कि आयोनिक का मतलब कि वो कंडक्टिविटी दिखाएगा अनडाउटेडली दिखाएगा, लेकिन मैंने जो बताया वो कंडीशन फॉलो होना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, यहाँ पे लिखो आयोनिक कंपाउंड, कंडक्टेंस में लिखो आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Ionic compounds are good conductor of electricity, are good conductor of electricity. Ionic compound are good conductor of electricity, good conductor of electricity, but only in molten or aqueous state. But only in molten or aqueous state. But only in molten or aqueous state. Molten or aqueous state. It cannot conduct in solid or gaseous state. It cannot conduct in solid or gaseous state. लिखिए, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, आगे sir. देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। तो नंबर 2 प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मेल्टिंग और बॉइलिंग का। क्या होता है समझना ट्राई करते हैं। देखो मेल्ट करने का मतलब पिघलाना होता है, बॉयल करने का मतलब बॉयल करना होता है, तुम लोगों को पता है ऑलरेडी। और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी मेटल क्या हो जाएगा, या कोई भी आयोनिक कंपाउंड मेल्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और किसी भी टेम्परेचर पे जब कोई आयोनिक कंपाउंड बॉयल होने लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना बात? क्लियर है? चलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लाइन लिखो, ड्यू टू यहाँ पे ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, due to high force of attraction, due to high force of attraction between the ions, due to high force of attraction between the ions, due to high force of attraction between the ions and formation of lattice and formation of lattice and formation of lattice and formation of lattice, they have high melting and boiling point. They have high melting and high 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 boiling point. ठीक है ना? तो सिंपल सा बात है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड लैटिस बनाता है, तो लैटिस बनने से क्या होगा? उनका बॉन्ड मजबूत होता है। वो दोनों के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ड्यू टू हाई अट्रैक्शन फोर्स, हाई लैटिस एनर्जी, उनके बीच का बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा? डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं? इसके कारण हम बोलते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट बात करते हैं। सर आपने बोला लैटिस एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब दोनों एक जैसे नहीं है? एक जैसे ही होता है ना, खाली टर्म अलग अलग है। मैं समझा रहा हूँ। बॉन्ड एनर्जी यूज करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के लिए, लैटिस एनर्जी को यूज करते हैं आयोनिक बॉन्ड के लिए। अब मान लो तुमको घर में बुलाते हैं बाबू, तो स्कूल में थोड़ी बाबू बुलाएंगे क्या? बताओ, बुलाएंगे? नो सर,
सर लैटिस एनर्जी तो मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए होता है ना? एक ही चीज है, वही तो बोल रहा हूँ ऑप्शन में। आयोनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है? दोनों एनर्जी है, दोनों में तोड़ना होता है। एक में आयोनिक बॉन्ड है, एक में कोवलेंट बॉन्ड है, खत्म। ठीक है, तुम्हारा नाम sir. घर में कुछ और होगा, स्कूल में कुछ और होगा, तो भाई इंसान तुम ही हो ना, बात एक ही है। Yes, sir. हाँ, वही समझा है अभी? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के बारे में। देखो सॉल्युबिलिटी में तुमको एक बात समझना है, केमिस्ट्री के अंदर एक कहावत है, एक सेइंग है। क्या सेइंग है? तो सेइंग ये बोलता है कि लाइट डिसॉल्व लाइट। क्या बोलते हैं बेटा? लाइट डिसॉल्व लाइट। अब ये क्या चीज है भाई? व्हाट इज दिस? तो लाइट डिसॉल्व लाइट का मतलब होता है जो जैसा है वो वैसे में ही डिसॉल्व होगा। वापस बता दो, लाइट डिसॉल्व लाइट का मतलब होता है जो जैसा है वो वैसे में ही डिसॉल्व होगा। यानी अगर कोई हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है तो वो हमेशा आयोनिक कंपाउंड में ही डिसॉल्व होगा। कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो वो हमेशा कोवलेंट कंपाउंड के अंदर ही सॉल्युबल होगा। तो इससे मैं और आसान करूं तो सिंपल समझना कि दुनिया का कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो होता है ना, कोई भी आयोनिक कंपाउंड, उसका नेचर होता है कैसा होता है? पोलर नेचर। क्या नेचर होता है बेटा? पोलर नेचर होता है। ऑल आयोनिक कंपाउंड विल हैव पोलर नेचर। ये पोलर नेचर क्या है मैं आगे बताऊं। तो तुमको ये समझना है कि अगर कोई कंपाउंड का नेचर पोलर है तो वो कंपाउंड एक पोलर कंपाउंड के अंदर ही डिसॉल्व होगा, और किसी भी कंपाउंड का नेचर अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर ही क्या होगा? डिसॉल्व होगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. ठीक है ना? ठीक है, सर हाँ पूछो। सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला एक बार समझा दीजिए ना फिर से। देखो मैंने ये बोला कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। मेल्ट करने का मतलब होता है पिघलाना, और बॉईल करने का मतलब होता है उबालना। तो सिंपल समझो ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं किसी भी चीज को बहुत इजीली तोड़ सकता हूँ, बहुत इजीली टूट सकता है, वो चीज टूट जाएगा बहुत इजीली। तो टूटने का मतलब क्या है? बहुत इजीली टूटेगा, तो यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो। तोड़ना है ना हमको अल्टीमेटली। लेकिन कोई चीज अगर बहुत इजीली टूट जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसका, मतलब सॉरी, बहुत डिफिकल्टी टूटेगा, बहुत टाइम लगेगा टूटने में, तो यानी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो वही बात यहाँ समझना है हमको। सिंपल बात है कि अगर किसी का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा तो तोड़ने में डिफिकल्टी आएगा, और तोड़ने में डिफिकल्टी आएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा? कम होगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं कि कोई हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसको तोड़ना बहुत इजी है ना, बहुत इजीली टूट जाएगा, तो मेल्टिंग बॉइलिंग कम हो जाएगा, और बहुत डिफिकल्टी टूटेगा या बहुत टाइम लगेगा तोड़ने में, बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, बहुत ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा, तो उस केस में क्या होगा? उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों हाई हो जाएगा। क्लियर? यस सर। क्लियर हुआ सबको? तो Yes, सॉल्युबिलिटी में sir. और एक लाइन लिखो यहाँ पे। देखो आयोनिक कंपाउंड, देखो आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली soluble in water। राइट डाउन, आयोनिक कंपाउंड आर जनरली soluble in water। तो जो आयोनिक कंपाउंड है वो वाटर के अंदर जनरली क्या होता है? soluble होता है। क्यों? क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड आर जनरली soluble in water। क्लियर हो बात? Yes, sir.
चलो तो आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको। तो हमने यहाँ पे खत्म कर दिया हमारे आयोनिक बॉन्ड के बारे में, जो बेसिक आइडिया है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, देखते हैं क्या है। प्लीज गिव द हेडिंग दिस कोवलेंट बॉन्ड। देखो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमको क्या पता है? तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमको सिर्फ यही पता है कि सर कोवलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होता है, दो नॉन मेटल के बीच में बनता है, यही पता है। और कुछ पता है क्या हम लोग को? और तो नहीं पता हम लोग को। हम लोग को सिर्फ ये पता है कि लाओ तो जो आयोनिक बॉन्ड है वो बनता है मेटल नॉन मेटल के बीच में, और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है किसी भी दो नॉन मेटल के बीच में। पर ऐसा हमेशा नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, एक लाइन लिखो, बताता हूँ कब कोवलेंट बॉन्ड बनता है और किस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। सर जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। हाँ, आई एम सॉरी माय पीपल, सिंस लास्ट नाइट I think so. I think to figure out the organization. Please tell me, sir. I will see this program. हाँ मुक्तार, क्यों नहीं? मुक्तार सुन रहे हो? मुक्तार तो आइए क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ। ठीक है, ठीक है। सर अगर इम्पोर्टेंट है तो सर अटेंड कर लूंगा। नहीं तुम रिकॉर्डिंग देखे ना, कोई प्रॉब्लम अच्छा नहीं लगा रहा हूँ तो। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और बीमार हो गए तो फिर फाइन। चलो थैंक यू ठीक सर। है, चलो। तो देखो कोवलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से बनता है, वो ठीक है, बट कब बनता है? ऐसा कंडीशन कब होगा कि उनको शेयरिंग करना पड़े? तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, देखो ए कोवलेंट बॉन्ड, राइट डाउन, ए कोवलेंट बॉन्ड is formed between two atoms. A covalent bond is formed between the two atoms. Is formed between the two atoms. Two atoms whose 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 electronegativity difference, whose electronegativity difference is either zero, whose electronegativity difference is either zero or very less, whose electronegativity difference is either zero or very less, is either zero or very less. Is either zero or very less. ठीक है, हमने क्या बोला यहाँ पे, बाबा बता रहा हूँ। A covalent bond is formed between the two atoms. A covalent bond is formed between the two atoms whose electronegativity is either zero, whose difference in the electronegativity is either zero or very less. सर बता सर वेरी लेस का मतलब रेंज कैसे होगा, कहाँ तक? रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ। ये लिख लो पहले, तो बात करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? तो बोला जा रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा दोनों एटम के बीच में, या तो जीरो होगा या बहुत कम होगा। अब जीरो कब होता है वो समझो। मान लो मैं बात करूं O2 के बारे में, तो O2 का मतलब क्या है? O2 का मतलब है कि यहाँ पे दो एटम है, एक O है दूसरा भी O है। तो एक O है दूसरा वाला भी O है, तो O और O के बीच में अगर मैं ये पूछूं कि इस O और इस O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? बोलो। मैंने पूछा कि इन दोनों ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा? दोनों बराबर है। वेरी गुड। तो अगर दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसका जो भी वैल्यू होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसका भी वही वैल्यू होगा। करेक्ट? यस Yes, sir. यस। अगर ये दोनों का सेम वैल्यू होगा तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालूं तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर। Yes, sir. यही तो है यहाँ पे, और क्या लॉजिक है? यही लॉजिक है कि डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, बिकॉज दोनों क्या सेम सेल है। तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड विल बी द कोवलेंट बॉन्ड। वैसे ही दूसरा एग्जांपल का बात करते हैं, अगर हम बात करें Cl2 के बारे में, चलो Cl2, तो क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। अब इन दोनों क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होगा वो सेम आएगा। तो अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो वी कैन राइट डाउन ना कि डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी हाउ मच, 0। यानी ये दोनों भी आपस में क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। चलो मैं दूसरा दिखाता हूं NaCl का, कि why NaCl cannot form a covalent bond। रीजन क्या है, रीजन ये है बेटा कि ये हमारा है मेटल और ये हमारा क्या है, नॉन मेटल। हम सबको पता है कि नॉन मेटल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो बहुत हाई होगा और मेटल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो एक बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनका जब तुम डिफरेंस निकालोगे ना तो बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आएगा। तो बिकॉज इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा निकल के आता है, तो इसीलिए NaCl हमेशा क्या बनाता है, एक आयोनिक बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। क्या मेरा बात क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे किसी ने पूछा कि सर डिफरेंस कैसे मालूम चलेगा, तो डिफरेंस है बट उसको हम यूज नहीं करेंगे, बट डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एंट्रेंस में क्या बात है, तुमको ये समझना है कि अगर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन 2.1, क्या, इफ the difference between the electronegativity of two atoms is more than 2.1, तो इस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। और लेकिन मैं ये बोलूं कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेसर देन 2.1, तो इस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये रेंज है, समझ नहीं आया, ये तुमको खाली एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या रेंज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो डिफरेंस होगा उसका क्या रेंज होगा। वो रेंज अगर मुझे पता होगा तो आई कैन से कि वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवलेंट बॉन्ड। तो ठीक है। यस सर। सर आपने जैसे बोला कि NaCl मतलब आयोनिक बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, तो मतलब वैसे बाकी जैसे मेटल और नॉन मेटल वो भी नहीं बना सकते होंगे ना? नहीं बना पाएगा ना, एक मेटल और नॉन मेटल नहीं बना पाएगा। मेटल नॉन मेटल हमेशा आयोनिक बॉन्ड ही बनाएगा। रीजन मैंने क्या बताया कि मेटल जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉन मेटल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो जमीन और आसमान का डिफरेंस निकालोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। लेकिन आसमान आसमान का डिफरेंस निकालोगे तो कम डिफरेंस आएगा, जमीन जमीन का निकालोगे कम डिफरेंस आएगा। ठीक है, यस सर। कोई भी देख लो, कोई भी, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ और क्लियर। मान लेते हैं हम बात करते हैं PCl5। देखो PCl5 में क्या है, ये P है, ये Cl है। तो बात ये है कि फास्फोरस एक नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल होगा तो इसका भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होगा, ये भी नॉन मेटल है तो इसका भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होगा। अब दोनों ही क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डिफरेंस निकालोगे तो बहुत कम डिफरेंस निकल के आएगा। दैट्स व्हाई दे कैन फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? यस सर। यस सर। समझ नहीं आया? यस सर। यस सर। तो बात करते हैं कंडीशन के बारे में। तो शायद कंडीशन क्लियर हुई क्या वो तुम लोग का, तो लिखना स्टार्ट करो। तो मैंने पहले बताया पहला कंडीशन ये था, लिखो यहाँ पे। बात करते हैं पहला कंडीशन क्या है। तो पहला कंडीशन लिख लिया तुम लोगों ने कि कोवलेंट बॉन्ड तभी बनेगा where the difference of the electronegativity is either 0 or very very less। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो। नंबर 2 में लिखो the covalent bond
बोलो the ionic bond the ionic bond the covalent bond is only formed between the covalent bond is only formed between the two nonmetals, only formed between two nonmetals, only formed between two nonmetals. ठीक है, देखा, ओनली फॉर्म बिटवीन टू नॉनमेटल्स। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जो हमको याद रखना होगा कि कोवलेंट बॉन्ड का जब बात किया जाएगा तो ये समझना है कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल एटम के बीच में ही बन सकता है, मेटल के साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। क्लियर है बात? यस सर। सर एक बात पूछनी थी सर, अगर मतलब उसका रेंज 2.1 हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, आयोनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड? देखो मैंने क्या बोला, टिल 2.1, टिल 2.1 इट इज आयोनिक, 2.1 से ऊपर होगा तो कोवलेंट। तो कोवलेंट बनने के लिए इट मस्ट बी 2.1 से ऊपर, एंड टिल 2.1 ये आयोनिक रहेगा, कोवलेंट नहीं माना। ठीक है, यस सर, मतलब 2.1 हुआ तो हम लोग आयोनिक बॉन्ड कंसीडर करेंगे। आयोनिक मानेंगे, आयोनिक मानेंगे, परफेक्ट, आयोनिक मानेंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो बॉन्ड में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पहला, जिसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट। ये क्या होता है, इनके बारे में पूरा टॉपिक है हमारे पास, पीछे हम बात करेंगे। फिर ऐसे समझो कि पहला होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरा जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल लॉजिक है, पहला होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा हमारे पास क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, पोलर एंड नॉन पोलर। क्या होता है समझने का ट्राई करो। ठीक है, जहां पे पोलर लिखा है, पोलर, पोलर का मतलब होता है पोल। क्या होता है बेटा, पोल। और ये पोल का मतलब मत समझना कि सर पोल का मतलब इलेक्ट्रिक पोल है ना, ये पोल नहीं है। तो ये पोल का मतलब क्या होता है, इस पोल का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है बेटा, चार्ज। इस पोल का मतलब होता है चार्ज। इस पोल का मतलब होता है चार्ज। और चार्ज क्या क्या होता है, तो चार्ज होगा आइदर पॉजिटिव या आइदर क्या होगा, नेगेटिव। तो बोलने का मतलब यह है कि कोई भी कंपाउंड अगर अपने ऊपर चार्ज बनाता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वैसा कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड। तो कोई भी कंपाउंड अपने ऊपर चार्ज कब बनाए, अब मैं तुमको एक बात बता दूं कि दुनिया का हर आयोनिक कंपाउंड, कुछ देर पहले मैंने तुम लोग को बताया हुआ है कि दुनिया का हर आयोनिक कंपाउंड अपने आप में क्या होगा, एक पोलर कंपाउंड। कोई भी तुम किसी भी आयोनिक कंपाउंड को उठा दो, वो आयोनिक कंपाउंड अगर है तो दैट कंपाउंड मस्ट बी अ पोलर कंपाउंड। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ये देखा गया है कि जो कंपाउंड होता है वो या तो पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे सर कि कौन सा पोलर है और कौन सा क्या है, नॉन पोलर? तो मैं यहाँ पे जो जो एग्जांपल लूंगा वो सब एग्जांपल कोवलेंट बॉन्ड का लूंगा, ताकि मैं तुमको बता पाऊं पोलर नॉन पोलर क्या है। तो पहले स्टार्ट करता हूँ नॉन पोलर से। क्या होता है नॉन पोलर, दिखाता हूं। मान लो हमारे पास तो एग्जांपल है, पहला लेते हैं O2 N2 और यहाँ पे Cl। देखो हम सबको पता है कि O2 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे O और O में डबल बॉन्ड होगा, N2 का मतलब क्या होगा, N और N में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और Cl2 का मतलब क्या होगा, Cl और Cl में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। देखो अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या इनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? तो बेटा समझना, चार्ज तभी प्रोड्यूस होगा जब इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो ना इसका और देखो दोनों का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इक्वल है, तो इनमें कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। N2 का बात किया जाए, ये भी N है ये भी N है, बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम मेटल, सेम एटम और मेटल सेम एटम। तो बिकॉज ऑफ सेम एटम इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। ये Cl ये भी Cl, बोथ आर सेम एटम,
तो इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सिंपली हम देख के बता देंगे कि सर ये कंपाउंड कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड। तो पोलर कब होगा सर? तो पोलर का एग्जांपल लेते हैं HCl। HCl क्या बॉन्ड बनाता है? तो HCl हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाएगा बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो क्या ये पोलर है कि नॉन पोलर है? देखते हैं चलो। तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। तुमको ये बताना है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन की क्लोरीन? बताओ। सर क्लोरीन। क्लोरीन है, सिंपल सा बात है। तो क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, वो भी कैसा? पार्शियल। कैसा? पार्शियल। मैंने तुम लोगों को बताया था पीरियोडिक प्रॉपर्टी में दो चार्ज होगा, एक फुल चार्ज, एक पार्शियल चार्ज। फुल का मतलब क्या होता है? फुल चार्ज मतलब कि जब तुमने इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर लिया या तो लूज कर लिया, तुम्हारे ऊपर फुल चार्ज आ जाएगा। लेकिन जब तुम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बारे में बस सोचोगे कि लूज करने के बारे में बस सोचोगे, तो उस टाइम पे जो चार्ज आएगा उसको बोलते हैं पार्शियल चार्ज। क्लियर? तो यहाँ पे क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, हाँ, लेकिन सॉरी गेन नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन गेन करने के बारे में सोच रहा है, टेंडेंसी रख रहा है गेन करने के लिए। तो इसीलिए क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर ना चाहते हुए भी क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो क्योंकि इनके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो गया? चार्ज प्रोड्यूस हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस कंपाउंड इज एन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसा होगा बेटा? पोलर कोवलेंट कंपाउंड। क्लियर बात? ठीक है? यस सर। यस बात सर। करते हैं। हाँ, पूछो पूछो पूछो। सर अगर सिर्फ मतलब पार्शियल होगा तभी होगा? क्या क्या? सर अगर पार्शियल शेयर मतलब गेन या लूज होगा तभी होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पार्शियल चार्ज ही होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, तुम समझो, एक बात समझो ना, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? क्या कोवलेंट बॉन्ड में तुम इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हो क्या? बताओ तो, कर नो सकते हो? सर, शेयरिंग नहीं होता है। कर सकते। नहीं होता गेन, वो तो शेयरिंग होता है। तो इसलिए मैंने बोला ना कि शेयरिंग होने के बावजूद भी क्लोरीन के पास क्या है? टेंडेंसी है क्या करने का? इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। तो इसीलिए उसको हमने बोला इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है? यस सर। ठीक है? अब मुझे ये नीचे का देख के बताओ कि CO2 जो मैंने लिखा, क्या कोई मुझे बताएगा कि ये कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है? चलो बताओ, देखो ट्राई करो। गलत बताना मत बताना, ठीक है? तुमको जो आता है बताना। सर पोलर होगा। ये पोलर होगा, फाइन। क्यों होगा पोलर? बताओ। सर कि O और O एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और सिर्फ C का चार्ज रह जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। और कुछ? सब लोग ट्राई करो प्लीज। सर पोलर ही होगा क्योंकि आई थिंक सो O2 सौम्या ने जैसा बोला वो कैंसिल कर जाएंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा, सही सोच रहे हो, करेक्ट सोचा तुम लोगों ने। देखो,
हमको देखने से क्या लगेगा पहले उसको देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं टेक्निकल चीज की, ठीक है ना। पहले नॉर्मल सोचते हैं, ठीक है, टेक्निकल तो देख ही लेंगे, सीख ही लेंगे, नॉर्मली सोचते हैं पहले कि क्या हो। अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो मुझे ये बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ओ किसी ओ, सिंपल सा बात है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे देखोगे तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो देखने में क्या लग रहा है, पोलर की नॉन पोलर? बताओ, बोलो, देखने में क्या लग रहा है, पोलर की नॉन पोलर? अरे बोलो यार, देखने में क्या लग रहा है? अभी इनके ऊपर चार्ज है कि नहीं? यस सर। तो चार्ज बनने में क्या बन जाएगा? जब भी किसी के ऊपर चार्ज आएगा वो क्या बन जाएगा? पोलर। पोलर। देखने में क्या लग रहा है? ये पोलर। तो देखने में भी लग रहा है पोलर, बट इंटरेस्टिंग बात है कि इट इज नॉट पोलर बट इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड होगा? ये एक नॉन पोलर कंपाउंड होगा, पोलर कंपाउंड नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा क्यों, कि सर ऐसा क्या है, या ऐसा क्यों है, या क्या है ये, क्यों ये नॉन पोलर होगा? तो इसका आंसर जो है वो अभी नहीं मिलेगा, आंसर बाद में मिलेगा। लेकिन मेरा ये दिखाने के पीछे का ये मकसद था कि किसी भी कंपाउंड को सिर्फ देख के, किसी भी कंपाउंड को सिर्फ देख के तुम ये जज नहीं करोगे कि वो कंपाउंड एक पोलर कंपाउंड है कि वो कंपाउंड एक नॉन पोलर कंपाउंड। वापस से बता रहा हूं, किसी भी कंपाउंड को, अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है तो अलग बात है, ये तो नॉन पोलर ही होगा, कोई सोचने नहीं है यहाँ। पर दुनिया में बाकी किसी भी मॉलिक्यूल को देख के कभी ये मत सोचना कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है। इट कैन बी आइदर पोलर, इट कैन बी आइदर नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर को जानने के लिए हमको और भी कुछ जानना पड़ेगा। सिर्फ मॉलिक्यूल को देख के मैं बता दूं कि पोलर है कि नॉन पोलर है, ये गलत तरीका होगा। क्या मेरा बात क्लियर है कि क्लियर नहीं? यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ तक हमने देखा कि पोलर होना, तुम ऐसे लिखो बिल्कुल ना, ऐसे काटना, उसको पोलर लिख के काट देना, ठीक है। और नीचे एक लाइन लिखो, बताओ लाइन ये लिख लिया तुमने बोर्ड में जो लिख लिया? यस सर। नीचे लाइन लिखो। नीचे लिखो, generally the compound contain polar bond. Generally the compound contain polar bond is a polar covalent compound. Generally the compound contains polar bond is polar covalent compound, is polar covalent compound, but it is not always true. 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 So we cannot judge a compound. So we cannot judge a compound. So we cannot judge a compound as polar or non-polar, as polar or non-polar, just by looking them. Just by looking them. Just by सर looking. हाँ. सर लुकिंग चार्ज नहीं होगा? लुकिंग एट द चार्ज वैसा? नहीं, लुकिंग एट द चार्ज नहीं, लुकिंग एट द कंपाउंड में, कंपाउंड को देख के, अब चार्ज तो बनेगी पर चार्ज को देख के डिसाइड नहीं होता, कंपाउंड को देख के डिसाइड होता है कि चार्ज देना है कि नहीं देना, ठीक है ना? ठीक है। ओके सर। सर अगर मतलब चार्ज होगा ही नहीं तो मतलब डायरेक्टली नॉन पोलर तब ही तो होगा? टेंशन नहीं है, तुम देख के बता दो, देखो जैसे ये देख वाला है, देख लो उसको एक बार, उसको टेंशन ही नहीं है कुछ भी,
जहां पे चार्ज नहीं है वहां तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट प्रॉब्लम है कि जहां पे चार्ज है वहां प्रॉब्लम होता है कि चार्ज भी है और फिर भी वो अपना काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, यस सर। बहुत अच्छा। चलो, तो होपफुली यहाँ पे तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, करेक्ट? यस यस इसके बाद हम Yes, sir. लोग नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो कोई भी डाउट हो तो मुझे यहाँ पे पूछना, ग्रुप में पूछना, कोई भी कहीं भी पूछना, फिर नेक्स्ट क्लासेस को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इसके अंदर और क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक? अब तुम लोग को बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और फास्ट करके इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? चलो फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर। बाय।